ऑपोजिशन कई दिनों से असेंबली के इजलास का मुतालबा कर रही थी। हुकूमत चाहती थी कि इजलास वर्चुअल किया जाए, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने वर्चुअल इजलास को हुकूमत की साजिश करार दिया। बाद में वफाकी वज़ीर जनाब शाह महमूद कुरैशी ने पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद ऐलान किया कि पीर 11 मई को पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजलास एक दिन के वक्फे से जारी रहेगा और तय किया गया कि इजलास में कोरम की निशानदही नहीं की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी साहब के मुताबिक ये भी तय किया गया कि पार्लियामेंट के इजलास को कोरोना वबा तक महदूद रखा जाएगा। लेकिन इजलास जब शुरू हुआ तो अपोजिशन के पास ना तो कोरोना के मामले पर कोई नई बात करने को थी और ना ही कोरोना से दरपेश मसाइल का कोई हल। अगर जिक्र था तो सिर्फ और सिर्फ इसी सियासत। वो पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी। वो बैतुल बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूँ कि आज वफाकी सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सुबाई तासुब की बू जब देखता हूँ तो मुझे तशवीश होती है कि हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। वजीर खारजा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है, ये सियासत हम कर लेंगे। आज हमारी फॉल्ट लाइंस जो है जिनको पुर किया गया था 18th अमेंडमेंट के जरिए, उन फॉल्ट लाइंस को दोबारा खोला जा रहा है। यह कहा जाता है कि हमसे मशवरा नहीं किया, गलत है। ईद के मशवरे में सारी सूबाई हुकूमतों ने अपनी आमादगी का इजहार किया। 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? कोई इस पॉलिसी को डिफाइन कर दे स्वाए एक लफ्ज से कंफ्यूजन। ऑपोजिशन जमातों ने मौका गनीमत जानकर कोरोना वायरस पर बुलाए जाने वाले इजलास में 18वीं तरमीम जैसे हसास मौजू को भी छेड़ दिया। 18th अमेंडमेंट ने सूबाई खुद मुख्तारी का इशू जो है सेटल किया। अगर ये 50 की दहाई में सेटल हुआ होता, 60 की दहाई में सेटल हुआ होता, हो सकता है मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा ना हो। आज उसका बार बार रेफरेंस देके क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है हुकूमती पार्टी जो चीजें तमाम इकाइयों ने मिलकर सेटल की। 18th अमेंडमेंट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन है। पीपल्स पार्टी भी वही वफाक और सिंध का रोना रोती रही। अब कभी ऐसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जंग में हो और वजीर आजम पाकिस्तान कहे कि सूबे सिंध खुद लड़े। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को कहेंगे कि हम आपका मदद नहीं करेंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम अपने लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम खुद लड़ेंगे, ये हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी सोचें। बलोचिस्तान के अवाम पे, पख्तूनख्वा के अवाम पे, सिंध के अवाम पे, इस पूरे मुल्क के अवाम पे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हुकूमती अरकान अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाते रहे। वो पाकिस्तान जिसमें 35-40 सालों में बल्कि 70 सालों में हेल्थ के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई थी, आज खुद अपोजिशन कह रहे हैं कि 20-25 हजार तक आपकी कैपेसिटी चली गई 2 महीने के कलील अरसे में। लॉकडाउन के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज भी दिया, 1200 अरब का। टेस्टिंग किट्स तमाम के तमाम पहले मरहले में NCUC ने, NDMA ने, वफाकी हुकूमत ने सिंध को भी मुहैया किए। यहाँ पे मास्क वफाकी हुकूमत ने मुहैया किए। डेली वेजर्स के लिए रिलीफ पैकेज वफाकी हुकूमत ने मुहैया किया। बिजली के बिलों में रिलैक्सेशन वफाकी हुकूमत ने दिया। 12,000 फी खानदान, 23 लाख खानदानों को सिंध में वफाकी हुकूमत ने दिया। तो स्पीकर साहब मैं तो फिर ये सवाल करूंगा कि आपने क्या दिया? आज की असेंबली के इजलास को देखकर यही लगता है कि इस किस्म का इजलास अगर वर्चुअल भी हो जाता तो उसमें क्या हर्ज था। ना अरकान के लिए खुसूसी परवाजें चलानी पड़ती और ना ही हिफाजती इंतजामात पर अवाम का पैसा खर्च होता और ना ही समाजी राब्ते से मुतल्लिक SOPs की खिलाफ वर्जी का खतरा होता। रही बात अवाम की तो उनका क्या है? उनका ना वर्चुअल इजलास से कोई फ़ायदा होता और ना इस इजलास से हुआ। सूचना यह है कि अपोजिशन के पास जब ना कोई हल था और ना ही कोई नई बात,
तो फिर इस इजलास के बुलाने और इसके ना बुलाए जाने पर सियासत करने का मकसद क्या था? और जब इजलास बुला ही लिया गया था तो फिर अपनी हाजिरी यकीनी क्यों ना बनाई? मुख्तसर ये कि अगर यही सब करना था तो अवाम का पैसा और वक्त ज़ाया करने की बजाय वर्चुअल इजलास बुलाने में क्या कबाहत थी? यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है और हैरान कुन है कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने यह मुतालबा किया कि सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जाए, जिस पर जनाब आगा सुराज दुरानी ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि इजलास बुलाने का मतलब असम्बली में कोरोना को बुलाना है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों के इस दोहरे मेयार पर सवाल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गो के आखिर में ये कह दिया कि वो हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं इस पेंडेमिक के खिलाफ और वाकई चाहते हैं कि वज़ीर आज़म के बारे में सबको बताया जाए कि यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। बहरहाल ये भी कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी ये होता रहा। हुकूमत की जो रवैया रहा है, अपोजिशन भी ये कहती रही है कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल दोबारा हमारे सामने वही है कि जो सब कुछ हुआ आज पार्लियामान के इजलास के अंदर, क्या ऐसे ही होना ज़रूरी था? अगर यही कुछ होना था तो फिर वर्चुअल इजलास क्यों नहीं हुआ? और ये भी कि बहुत से इश्यूज हमारे सामने हैं आप जब से कोरोना वायरस का मामला आया है। अब एक ये भी है कि हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है, क्या ये दानिशमंदाना फ़ैसला है? हुकूमत के पास बड़े सॉलिड रीजन हैं, बल्कि दोनों तरफ बड़े तगड़े आर्गूमेंट्स हैं। आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार नबील गबोल साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मियां फ़ारूक हबीब साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अता तारड़ साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं ज़रा नबील गबोल साहब से पूछ लेता हूँ। नबील भाई, ज़रा ये बताइएगा, ये सारा इजलास बुलाने का अपोजिशन कहती रही इजलास बुला लें, हुकूमत नहीं बुला रही। जब वर्चुअल इजलास की बारी आई तो ये भी कहा अपोजिशन ने कि ये तो साजिश है, ये भाग रहे हैं इजलास से। लेकिन आप पूरे इजलास की कार्रवाई देखिए, सिवाय उन चंद मुस्बत जुमलों के जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किए हैं, क्या निकला है जी सिवाय उन टिपिकल स्टेटमेंट्स के या सियासी बयानबाजी के दोनों अतराफ से, और कि आपने क्या किया, 10 साल आपके पास हुकूमत थी आपने क्या किया, 7 साल आपके पास थी आपने क्या किया, और लोगों का क्या इससे लेना देना? कम से कम अपोजिशन ने आज कोई मशवरा नहीं दिया मुस्बत, या कोई हल तजवीज़ नहीं किया, कोई फॉरवर्ड लुकिंग बात कम से कम पूरे इजलास के अंदर, सिवाय उन चंद जुमलों के जो बिलावल साहब ने कहा था, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। देखिए मुनीब, आपको पता है काफ़ी अरसे से ये चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे के ख़िलाफ़ PTI के मिनिस्टर्स कर रहे थे, और फिर यहाँ से सिंध हुकूमत जो है उनके काबीना के भी मिनिस्टर जवाब दे रहे थे उनको। ये एक कोरोना जंग चल रही थी। अब हम लोगों की जानें बचाएं या तो फिर कोरोना पे सियासत करें। तो कोरोना की सियासत और कोरोना की जंग के वजह से हमने ये समझा कि इसको क्यों ना हम दुनिया को बताएं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेहतर ये है कि पार्लियामेंट का इजलास हो, और पार्लियामेंट में आपको पता है जो बातें होती हैं और जो आईना दिखाया गया आज पार्लियामेंट में ये हुकूमत को, सबसे पहला सबसे बड़ी बात ये है कि आपका प्राइम मिनिस्टर इस इजलास में नहीं आया, जबकि वो हेल्थ मिनिस्टर भी है। अच्छा। जब इतना बड़ा पेंडेमिक है, इतना बड़ा मतलब आपको पता है कि पूरी पाकिस्तान चले, दुनिया को छोड़ दें, हम अपने मुल्क की बात करें, अपने लोगों को बचाने की बात करें। माशियत हमारा तबाह है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बढ़ चुका है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं। अब तक जो है 30,000 से ऊपर जो है नंबर्स आ गए। उसके बावजूद इतना इम्पोर्टेंट इशू पे अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं होता है, तो फिर जो चेयरमैन बिलावल ने मेरे ख्याल में आज बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर की है। ये नहीं कि मेरे पार्टी का चेयरमैन है तो मैं बैठ के उसकी तारीफ करूं, उन्होंने बताया, आईना दिखाया गवर्नमेंट को कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर भी है, आप नहीं है, आपके ये खामी है। हमने अगर अच्छा काम किया सिंध में, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, कोई ये तो नहीं ना खाली अकेले प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, शहबाज साहब भी नहीं आए, जरदारी साहब भी नहीं, देखे जरदारी साहब आए नहीं आए, शहबाज शरीफ आए नहीं आए, प्राइम मिनिस्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हो, और सिंध को आपने दिया क्या है इस पूरे पेंडेमिक में, आपने मदद क्या की है?
आपने हमारी मदद कुछ नहीं की है। आप उन्होंने जो जो बातें पॉइंट टू पॉइंट बताई कि अगर सिंध में हमारी हुकूमत है, आप कह रहे हैं हमारी फेलियर है, तो केपीके में जो है वो इतने ज्यादा अमवात नबील क्यों हो रहे भाई, हैं? आज शाम ये में सारी कुरैशी चीजें साहब ने बताना कहा है जरूरी कि था। पीपल्स पार्टी से सुबाइयत की बू आ रही है। अब जहां एक जमाने में वहां से वफाक की खुशबू आती थी कि पूरे मुल्क की जमात है, वहां से सुबाइयत की बू आ रही है। वो सूबे का कार्ड या जो सिंध कार्ड है वो खेलने का इल्जाम तो आप पर आ रहा है। देखें, सिंध कार्ड का नहीं, हम पे अगर हमें सौतेले भाइयों वाला सुलूक अगर हमारे साथ करेंगे, अगर पंजाब को सारे फंड्स मिलेंगे कोरोना के हवाले से, अगर केपीके को मिलेंगे और अगर सिंध को नहीं मिलेगा तो सिंध तो चीखेगी। इसलिए चीखेगी कि भाई हम जो कराची के टैक्सेस से, कराची के जो 70% टैक्स के वजह से आपकी पूरी बजट चलती है, आप सियालकोट में रोड बनाते हो, आप लाहौर में सड़कें बनाते हो, वो हमारे टैक्सों से बनाते हो और उसके बदले में आप हमें कुछ देते नहीं हो, तो हमारा रोना तो जायज है ना। कोई तो हमारी फरियाद सुने ना। अगर हम चारों सूबों की जंजीर पीपल्स पार्टी को कहते थे तो हमें अपने साथ अच्छा, रखे। नहीं, मतलब हम पाकिस्तान हैं, हम सिंध हैं। मियां फारूक हबीब साहब के पास चलता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं तशरीफ लाए फारूक हबीब साहब? वो बड़ा इतराज़ है अपोजिशन को कि कमाल है, इतना इंपॉर्टेंट इशू है, वज़ीर आज़म नहीं आए। आ जाते 10 मिनट के लिए सर आज। देखें, इनका मसला ये है कि आटा गूंद दिए थे हिंदी क्यों है। मसला ये है कि वजीर आजम साहब तो जो है वो रोजे अव्वल से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अच्छा जी। आज भी जो है वो वजीर आजम इमरान खान जो है वो कोरोना के से निमटने के हवाले से, इसके बचाव के हवाले से, इसके असरात से किस तरह पाकिस्तान की मैशियत को, पाकिस्तान की आवाम को बचाना है, उस हवाले से आज भी जो है वो अपनी अजलासों की सदारत कर रहे थे। अच्छा। उसके अंदर वो मसरूफ थे। जहाँ तक रही बात, ये इजलास जो है वो अपोजिशन की रिक्विजिशन के ऊपर बुलाया गया। इनकी अपनी पार्टियों के, सुन लें, इनकी अपनी पार्टियों के इजलास जो हैं कौमी असेंबली से भी मसरूफ कोई इनकी अपनी पार्टियों के इजलास जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं, लैपटॉप्स पे होते हैं, जूम के ऊपर होते हैं। लेकिन जो कौमी असेंबली का इजलास जब ये कहा गया कि एक तरफ ये कहते हैं जी लॉकडाउन कर दें, हर चीज बंद कर दें, कोरोना फैलने का खदशा है, लेकिन दूसरी जानिब इनका दोहरा मेयार सामने आता है। ये कहते हैं जी कौमी असेंबली का इजलास बुलाएं और फिजिकल इजलास बुलाएं, और उसके ऊपर एंड टाइम के ऊपर जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो बैकआउट कर जाते हैं। जरदारी साहब वहां पर नहीं आते, बाकी लोग नहीं आते। आपने यकीनन दुरुस्त उसकी तरफ इशारा किया। दूसरी बात, ये जब ये बात करते हैं कि सिंध को हमने क्या दिया, सिंध को कुछ नहीं दिया, जब ये सिंध की बात करते हैं तो उसका मकसद ये है कि वो बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें जो है वो कैश दो। जब ये सिंध की बात करते हैं तो ये सिंध की बात करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि नहीं कैश दें, बिलावल हाउस को कैश दें, जो है वो सिंध की आवाम को ना दें। सिंध की आवाम को तो वफाक दे रहा है। ये तो इल्जाम आप लगा रहे हो ना, ये तो आप इल्जाम लगा रहे हो। भाई ये कैश वाली बात कहाँ आ गई? आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप इल्जाम, आप कहाँ से बातें निकालते हो भाई? कहाँ से बातें निकालते हो? कहाँ से आप इल्जाम लगा रहे? नहीं, आप इल्जाम के बिलावल हाउस में मांगा है, आप दिखा दो, आप प्रूफ करके दिखा दो। बात कर लूंगा, मुझे कोई नहीं, गलत बातें ना करें। आप कर लें बात, नबील भाई जरा सुन ले, गलत बातें ना करें ना। हम कहते हैं, हम मुनीब, हम कहते हैं हमारा फंड एनएफसी अवार्ड के मुताबिक जो हमें फंड मिलना था, हमें फंड भी नहीं देते हैं, हमें डेवलपमेंट फंड भी नहीं देते हैं, हमें कोरोना का भी फंड नहीं देते हैं, फिर कहते हैं रोते क्यों? सर वो सुन, इस तरह तो गलत बात ना करें ना। सर उनकी बात सुन ले, फिर आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं तारड़ साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन ये कैश की जो बात कर, वो 200 अरब रुपए सिंध मांग रहा है आपसे फारूक हबीब साहब, कैश नहीं मांग रहा। सर क्या कर रहे हैं? सर गुजारिश ये है, देखें बात ये है कि फर्क है ना, हुकूमतों का फर्क है। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही है, हमारी भी हुकूमत में है। मसला ये है कि हम तो जो है वो गरीब आदमी का पैसा गरीब आदमी को डायरेक्ट उसके हवाले कर रहे हैं। 28 अरब रुपया वजीर आजम एहसास प्रोग्राम के तहत सिंध के 23 लाख खानदानों के अंदर हुकूमत तकसीम कर चुकी है। 75 अरब रुपए से हम जो सिंध के बेरोजगार लेबर बेरोजगार हुई है उसको जो है वो कंपनसेट करने जा रहे हैं। सिंध के जो छोटे ताजर हैं उनके 7 लाख ताजरों के 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत जो है वो अदा करेगी, उनके बिल जो है वो माफ कर दिए गए हैं। 35,000 सनती यूनिट्स जो हैं वो उस 50 अरब के पैकेज से मुस्तफीद होने जा रहे हैं। जब हम इनसे बात पूछते हैं कि सिंध का अपना भी तो बजट है, सिंध की अपनी टैक्स कलेक्शन है, आपने कहा कि हमने 1 अरब का राशन बांटना है, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछती रही है
कि भाई वो दिखाएं वो राशन कहाँ बांटा है, बताएं लियारी में बांटा है, मलीर में बांटा है, नॉर्थ नाजिबाबाद में बांटा है, खारादर में बांटा है, मीठादर में बांटा है, कहाँ बांटा है हमें भी दिखा दें। अच्छा, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। 5 खरब रुपए का जो हेल्थ का बजट है वो कहीं नजर नहीं आया। तो अप्रोच का फर्क है। मैं समझता हूं कि इनको अपनी इंतजामी नाकामियां, इंतजामी मेरा जवाब बनता है, इसमें मेरा वो जवाब बनता है, जहां इनको तक मैं बता देता हूँ ना कहाँ बांटा है। तो नबील भाई आऊंगा आपके पास, मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ ना। सर मेरी बात सुन ले, मैं गुजारिश करूंगा नबील भाई आप बिल्कुल अपना जवाब मौका दीजिएगा। आप मैं जरा तारड़ साहब को इंक्लूड कर लूं। तारड़ साहब ये बहस तो मेरे ख्याल में कि कौन आया कौन नहीं आया, चले उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, इधर बिलावल साहब आ गए, शहबाज शरीफ साहब नहीं तशरीफ ला सके, सुना ये कि वो शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बहरहाल अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे बुलाया गया, ठीक। अब ये बात जरा आगे चल गई है, वहां आज ये डिस्कस हो रहा था कि आपने किया क्या, आपने जो 18वीं तरमीम के बाद जो सेहत है वो सूबों के पास थी, पीपल्स पार्टी ने 10 साल में क्या किया, मुस्लिम लीग नून ने 10 साल में क्या किया, फॉर दैट मैटर 2010 में आई थी 18वीं तरमीम, उसके बाद से सूबों के अंदर क्या हुआ जहां पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। वो तो ये कह रही है आपने कुछ किया ही नहीं, हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई है, मादर साहब भी कह रहे थे आज। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब। मेरे दोस्त फरूख हबीब साहब ने बात शुरू की आटा गुंदी हिल्दी क्यों है, ये पंजाबी की मिसाल है, मगर मैं अब जो सिलेबस है और जो एक पंजाबी ज़बान है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नए पाकिस्तान के अंदर आटा जो है वो चोरी हो चुका हुआ है। अच्छा, तो आटा गूंदने का तो सवाल बाद में आएगा ना जी, पहले तो आटा आएगा, आटा तो चोरी हो गया। अच्छा, वो उर्दू की मिसाल है आपके मुंह में घी शक्कर, शक्कर भी चोरी हो गया, आटा भी चोरी, शक्कर भी चोरी। तो ये अब उर्दू दानों को और ये जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं इनको नई तरीके की इडियोमैटिक एक्सप्रेशन लाने पड़ेंगे, क्योंकि नए पाकिस्तान में ये चीज़ें नायाब हो गई हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर हैं और चोरी चकारी करके इनको नायाब कर दिया गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, देखिए जो सेक्टोरल डेवलपमेंट है, मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स की पे बात करूँगा। आप कंपैरिजन उठा लीजिए पिछले 5 साल का, आप 10 साल पे ना जाइए, 10 साल पे जाएंगे उस पर भी मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। तो पंजाब के अंदर आप लाहौर से शुरू करें, स्टेट ऑफ द आर्ट पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट से शुरू करें, जो सबसे बड़ा इस वक्त क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर है, जिसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलती। आप मुजफ्फरगढ़ जाइए, स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस हॉस्पिटल की कोलैबोरेशन के साथ तैयब बर्दगान हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान का मेडिकल कॉलेज देख लें, 400 बेड का हॉस्पिटल देख लें, मुल्तान का किडनी इंस्टीट्यूट देख लें, मुल्तान का आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल देख लें, उसके बाद आप डेरा गाजी खान में आ जाएं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज देख लें, वहाँ का 300 बेड का हॉस्पिटल देख लें। अच्छा। आप साहिवाल मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, आप फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात कर लें, आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात कर लें, आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी की बात कर लें, आप बेनज़ीर शहीद हॉस्पिटल में जो एक इजाफा तार साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं मेरे पास 50 हॉस्पिटल सर, ये बड़ी तवील लिस्ट होगी। मैं आपने जो बताया बड़ी तवील, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि अगर आप कह रहे हैं इतना सब कुछ किया है, हुकूमत मौजूदा हुकूमत कहती है आपने कुछ भी नहीं किया। देखिए वो अगर ये कह रहे हैं तो हवा में बात तो नहीं कर रहे होंगे। मैं बहुत रेलेवेंट एक फिगर कोट करूंगा और मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे इस फिगर को कोई कॉन्ट्रडिक्ट करके दिखाए। जो कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं वो किन लैब्स में हो रहे हैं पंजाब के अंदर, मैं शुरू करूंगा पंजाब रेफरल लेबोरेटरी एंड HCP 45,253 टेस्ट। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी वो फोरेंसिक लैब है साउथ एशिया की बेस्ट लैब, जहां से KPK के केसेस आते थे। आपको याद होगा आसमा रेप केस से कि वो केस यहां पंजाब को रेफर हुआ था, KPK में लेबोरेटरी नहीं थी। उधर 4022 टेस्ट हुए हैं। PKLI में 1913 टेस्ट हुए हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल की जो लैब बनाई उधर 2208 टेस्ट हुए हैं। जिना हॉस्पिटल में जो हमने लैब बनाई उधर 900 टेस्ट हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में जो लैब बनाई उधर 1652 टेस्ट हुए हैं। तो ये 50,000 से जो ऊपर टेस्ट हुए हैं कोरोना के, ये सारी नई लैब्स PCR लैब्स शहबाज शरीफ साहब के दौर में बनी हैं। आप जितनी मर्जी हेल्थ फैसिलिटीज उठा के देख लें, आप ड्रग टेस्टिंग लैब उठा के देख लें, आप CT स्कैन मशीनें उठा के देख लें, आप MRIs उठा के देख लें, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स की अपलिफ्टिंग और रेनोवेशन उठा के देख लें,
जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छा, आप बजटरी एलोकेशंस कंपेयर कर लें। केपी के अंदर 7 साल से हुकूमत, और मैं आपको बताता चलूं 2018 की मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फिगर कोट करूंगा, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा आया है हेल्थ के ऊपर, पंजाब का 50 अरब है, और केपीके का 9 और 10 अरब के दरमियान है। अच्छा, अब उसके आप कंपैरिजन कर लीजिए कि किस सूबे में क्या काम हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब मैं जरा फर्क हबीब साहब जरा मुझे क्विकली ये जरा बताइएगा इस बारे में कि आज दो बातें हुई। एक, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि हालात इतने खराब नहीं हुए, खदशा था कि हेल्थ सेक्टर बैठ जाएगा, हेल्थ हमारा जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बैठ जाएगा, नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है अभी भी कम से कम हालात कंट्रोल में रहे हैं। लेकिन ये बात हुई है कि इन हुकूमतों ने जो हुकूमत के अंदर रही हैं 18वीं तरमीम के बाद, जिनके पास प्रोविंशियल सब्जेक्ट था हेल्थ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये तारण साहब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट के नारे हैं, आप लोग क्यों फिर कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है? इनके मुताबिक तो बहुत कुछ हुआ है। देखें मेरा तो एक बुनियादी सवाल है जो पाकिस्तान के लोग भी सुन रहे हैं, बाकी चीज़ें भी सुन रहे हैं। आप देखें, अमारात खड़ी कर देते हैं, अमारात खड़ी करने के बाद आपने वहाँ पर सहूलियात भी देनी है, फैसिलिटीज़ भी देनी है। मेरा तो ये बुनियादी सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि इतना इन्होंने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट किया, ये पाकिस्तान की आवाम भी पूछती है। जब इनका अपना एतमाद नहीं है इन हॉस्पिटल्स के अंदर, इनकी लीडरशिप का इलाज जो है इन हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं हो सकता, यहाँ के हेल्थ सिस्टम में नहीं हो सकता, निज़ाम में नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान का आम आदमी उन अस्पतालों के ऊपर कैसे एतबार करे? नंबर एक। अच्छा, नंबर दो, इन्होंने अभी बड़ी लंबी चौड़ी अस्पतालों की लिस्ट बनवाई कि इन्होंने फैसलाबाद के चिल्ड्रन हॉस्पिटल का बताया, तो भाई उस चिल्ड्रन अस्पताल की संगे बुनियाद तो परवेज लाई दौर में रखी गई थी। इसी तरह इन्होंने जो है वो दिल के अस्पताल की बात की, FIC की, वो भी परवेज लाई दौर का मंसूबा था। इसी तरीके से इन्होंने मैंने FIC की बात नहीं की, मैंने वजीराबाद में एक अस्पताल बनना था, FIC जो है वो दिल का अस्पताल था, परवेज लाई का मंसूबा था, क्योंकि परवेज तख्ती लगी हुई थी, इस वजह से वो मंसूबा नहीं बना। 1300 अरब रुपए का, सिर्फ 1300 अरब रुपए का खसारा जो है ये पंजाब के अंदर छोड़ के गए थे। दूसरी बात ये है, जिस PKLI की बात कर रहे हैं वो PKLI मंसूबा भी नामुकम्मल छोड़ के गए, क्योंकि इनकी तरजीहात के अंदर जो है वो ऑरेंज ट्रेन लाइन ज्यादा बड़ी तरजीह के अंदर थी, PKLI शायद नहीं थी। अच्छा मंसूबा है, मैं उसको बुरा मंसूबा नहीं कहता, लेकिन इंशाल्लाह मौजूदा हुकूमत उसको मुकम्मल करवा रही है, तेजी से मुकम्मल करवा रही है। मौजूदा हुकूमत ने कैपेसिटी बिल्डिंग की है, हमने हर डिवीजन के अंदर, फैसलाबाद के अंदर कोई BSL 3 लेवल की लैब नहीं थी, आज वहां पर काम कर रही है, टेस्ट हो रहे हैं। भावलपुर के अंदर कोई नहीं थी, DG खान के अंदर कोई नहीं थी, मुल्तान में कोई नहीं थी, आज मौजूदा हुकूमत ने बनाई है। आज आपके मुल्क के अंदर हिफाजती लिबास तैयार नहीं होते थे, आज फैसलाबाद की हर टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर PP किट्स तैयार हो रही हैं, N95 मास्क तैयार हो रहे हैं, वेंटिलेटर्स के टेस्ट रन होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, तो मैं समझता हूँ हमने तो बहुत महसूस अरसे के अंदर जो है वो इतना लंबा इतना सफर जो है वो अचीव किया है। आपको एक मिनट, मुल्क के अंदर खामोशी सुन रहा था, लेकिन आपने डबल टाइम दिया। सर आपके पास आपने डबल टाइम दिया। नबील भाई आप भी बोलिएगा। 14 नए अस्पताल बने कलील कम अरसे के अंदर, और सबसे बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ। सर मैं एक सवाल का जवाब मुझे ठीक है अच्छा ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा एक सवाल का जवाब जो है वो कवर्ड है, ये पंजाब में 70 लाख खानदानों को 7 लाख रुपया महीने की हेल्थ इंश्योरेंस दी। पहले ये पता है, वो भी हमारा प्रोग्राम है, वो भी हमारा प्रोग्राम है कि नहीं गलत। लंदन के महलात के अलावा जब वाले का TT वाले का आप घूम फिर के जब आप दोबारा एक ही शख्स को टाइम दोगे तो यही होगा। नहीं अच्छा, अब उन्होंने बात कर, नबील भाई प्लीज आप बताएं। आप नहीं, जब आपने बात कर ली थी मेरी जान, जब आपने बात कर ली थी ताड़र साहब से, तो आप मेरी तरफ आते ना, उन्होंने हेल्थ के बारे में बात की थी, ये इन्होंने आज असेंबली के अंदर खास तौर पर। अच्छा, मुझे उन्हीं से एक सवाल था जी, प्लीज। मुझे एक सवाल था इनसे, एक सवाल है, आप सब बातें छोड़ दें, आप कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। हमारे पास देखें, हमारे पास पूरी लिस्ट है, हमने क्या, मैं सिर्फ अपने एक हल्के की बात करूं, मेरा हल्का लियारी है, मुझे पता है, मैं MNA जब था, अभी मैं MNA नहीं हूँ, मैं जब MNA था मैंने बेनज़ीर यूनिवर्सिटी बनाया लियारी के अंदर, मैंने बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज बनाया, मैं मतलब बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या काम किए वहाँ पर। अच्छा। लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ, आप सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ इतना बता दे कि PTI ने अभी तक एक भी 18 महीने में कोई डेवलपमेंट का काम किया हो तो बताएं, एक नौकरी भी किसी को दी हुई है तो वो बताएं।
आपने अभी तो कोरोना वायरस का आप जो है बहाना कर रहे हैं जी, कोरोना वायरस नहीं तो हम 1 करोड़ नौकरियां देते। अब आप कहते हैं यार हम क्या करें, 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, अब हम नौकरी कहां से लाएंगे। तो आपने कौन सा अपना वादा है जिस पे निभा किया है, आपने कौन सा डेवलपमेंट का काम किया है। आप लोगों ने एक भी, मैं समझता हूं एक भी पुल नहीं बनाया। चले सब छोड़ दे, पाकिस्तान की बात छोड़ दे, आप सिर्फ इतना एमएनए साहब बैठे हुए हैं फैसलाबाद के, उनसे ये पूछे कि आपने अपने हल्के में अभी तक कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, कितने पुल बनाए हैं। रोड शोट की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी मोटे। आप लोगों को 15-15 करोड़ रुपए हर एमएनए को मिला, आपने कहां पे खर्च किया? आप लोगों ने कोई खर्चा ही नहीं किया है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो हम आपसे ये सवाल करते हैं, हम गंदे हैं, हम बुरे हैं, हम डाकू हैं, हम चोर हैं, हम गंदे अंडे हैं, भाई हम हैं। आप तो बहुत बड़े फरिश्ते हो ना, आप तो बताओ आप लोगों ने किया क्या है 18 महीने में। अच्छा चले एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना हम। अच्छा चले मुझे एक ब्रेक ले लेते हैं, जवाब मैं ले लेता हूँ फरूक हबीब साहब से।